आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हिंदी का टॉपिक है एक। और हिंदी के अंदर आजकल ये 8th 9th 10th की जो ग्रामर पढ़ते हैं उसके अंदर इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यानी कि जब हम एग्जाम देते हैं टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का, जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का ना हो, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का हो, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या जो वनडे एग्जाम होते हैं, किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम है या फिर किसी भी स्टेट का टीचिंग से लेकर एग्जाम है, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट उन्होंने उनका मतलब सिलेक्टेड सब्जेक्ट में हो या ना हो, फिर भी हिंदी तो आती है। जैसे कि बात करें कि पीआरटी में तो 15 नंबर का हिंदी आता है और 15 नंबर का क्या आता है, पेडागोजी आता है। जो हिंदी वाला पार्ट है उसके अंदर जो ग्रामर का जो पार्ट रहता है वो पार्ट कहाँ से आता है, 8th 9th 6th 7th 8th 9th 10th इसी की ग्रामर बुक से आता है। अब इसकी ग्रामर की बुक में हिंदी के बारे में मतलब पर्टिकुलर ग्रामर को छोड़कर जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा क्या होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान में उसको कहाँ लिखा गया, कौन से आर्टिकल में लिखा गया, कौन से शेड्यूल में लिखा गया, कितनी संवैधानिक भाषाओं को दर्जा दिया गया है, मूल भाषाएं कितनी थी जब संविधान लिखा गया, उसके अंदर संशोधन कितनी बार हुआ, कब कब हुआ, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, ये क्या होता है, इसको कहाँ लिखा गया है, इसको दर्जा कब दिया गया। यानी कि टॉपिक हमारा क्या रहेगा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा। काफी बच्चों को तो इसके अंदर ही कंफ्यूजन रहती है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या रहता है और राज्य भाषा क्या होता है। इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा को क्या बोला जाता है, नेशनल लैंग्वेज। ये क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज। किसी भी देश की जो लोकप्रिय भाषा होती है उसको उस देश की क्या बना दी जाती है, नेशनल लैंग्वेज बना दी जाती है, यानी कि राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है। जो वहां के कामकाज की जो भाषा होती है, जिसके अंदर कामकाज चलता है, उसको क्या बोला जाता है, राजभाषा बोला जाता है, या उसको क्या बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल। और जो किसी राज्य के अंदर जो लोकप्रिय भाषा होती है तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेट लैंग्वेज। उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि किसी भी देश की जो लोकप्रिय भाषा है वो उस देश की क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। किसी भी राज्य की जो लोकप्रिय भाषा होगी वो क्या कहलाएगी, स्टेट लैंग्वेज कहलाएगी। राज और राज्य में क्या है, डिफरेंस है। राज क्या है, कामकाज की भाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। और पहले तो ये भाषा कहाँ चलती थी, दरबारों में चलती थी, राजा महाराजाओं के दरबारों में चलती थी, इसीलिए इस राजभाषा को क्या कहा जाता है, दरबारी भाषा। इसको क्या कहा जाता है, दरबारी भाषा। ठीक है, अब मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय भाषा क्या है, हिंदी है। ऐसे ही पाकिस्तान की जब बात करूं तो उनकी लोकप्रिय भाषा क्या है, उर्दू है। हालांकि वहां पर पंजाबी ज्यादा बोली जाती है, पंजाबी बोलने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी जो मतलब फेमस लैंग्वेज है, लोकप्रिय लैंग्वेज है, वो क्या है, वहां की उर्दू। सेम इसी तरीके से हमारी जो लोकप्रिय भाषा है वो क्या है, हमारी लोकप्रिय भाषा हिंदी है। लेकिन फिर भी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए और हमारी हिंदी क्या बनकर रह गई, हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा। आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की राजभाषा क्या है, तो देश की राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, और ये राजभाषा मतलब इसको कहाँ लिखा गया है, ये राजभाषा कहाँ लिखी गई है, संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसको राजभाषा कब घोषित किया गया, इसको राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। आप मुझे बताओ कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, जिसको बोलते हैं ना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। वो जो देश के कानून है, जिस बुक के अंदर, जिस किताब के अंदर देश के कानून लिखे गए हैं, उसको क्या कहते हैं हम, संविधान। ये संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। आप इन दोनों डेट को कंपेयर करके देखो
पहले कौन सी डेट आती है? 14 सितंबर। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया था उस टाइम पर हमारी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था 14 सितंबर को। यानी कि संविधान के अंदर तो इसको लिख दिया गया था राजभाषा। अब देखो संविधान लिखकर तो यहाँ तैयार हो गया था, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950। संविधान यहाँ लागू हुआ। राजभाषा हमारी पहले बन गई थी, ठीक है, लेकिन संविधान लिखा गया था बाद में। तो संविधान लिखा गया तो ऑटोमेटिक ये इसमें लिखी गई होगी। अब लिखी गई तो जब संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उस टाइम पर इसको लागू क्यों नहीं किया गया? उस टाइम पर इसको लागू क्यों नहीं किया गया? यानी कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया था। अब संविधान में लिखी हुई चीजें तो सब लागू होंगी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्य नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, क्योंकि संविधान में लिखा गया था कि देश आजाद होने के बाद, मतलब संविधान लागू होने के 15 साल तक हमारी जो पहले जो राजभाषा थी या जिसको हम राष्ट्रभाषा बोलते थे, अंग्रेजी लोकप्रिय भाषा थी क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल कामकाज में हम अंग्रेजी को क्या मानेंगे? राजभाषा। यानी कि हमारी राजभाषा का दर्जा मिल गया था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि संविधान में लिखा गया कि 15 साल तक, 15 वर्ष तक किसको माना जाएगा? अंग्रेजी को क्या माना जाएगा? राजभाषा माना जाएगा। ठीक है, राजभाषा माना जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो हिंदी और नॉन हिंदी जो राज्य थे, जो नॉन हिंदी राज्य थे, वो हिंदी को लोकप्रिय भाषा नहीं बनने दे रहे थे, और इसलिए उन्होंने क्या कहा, मतलब वो इस बात पर अड़े हुए थे, उन्होंने साइन नहीं किए कि हिंदी हमारी क्या बन जाए? राजभाषा बन जाए। जो अयंगर कमेटी थी, अयंगर कमेटी, देखो ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसके ऊपर भी पूरा मुद्दा उठा होगा। इसके ऊपर जो मुद्दा उठा वो इसके ऊपर एक कमेटी बनी और कमेटी का नाम क्या दिया गया था? अयंगर कमेटी। हालांकि ये नहीं पूछे जाते हैं, ये मैं वैसे बता रही हूँ। अयंगर और हिंदी को मानने वाले कौन थे? ये तो कौन से थे? नॉन हिंदी वाले, यानी कि साउथ में से थे। साउथ में क्या थी? अंग्रेजी थी, वहां पर क्या चलती थी? इंग्लिश चलती थी। और दूसरे क्या थे? हिंदी को मानने वाले, इसके समर्थक कौन थे? मुंशी। ठीक है, ये कहाँ थी? ये हिंदी स्टेट में होगी, यानी कि नॉर्थ वाले स्टेट में होगी। और इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इससे इस कमेटी का नाम क्या दे दिया गया था? अयंगर मुंशी कमेटी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वैसे बता रही हूँ। अयंगर मुंशी हायर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ हमारे जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर इतना डीप में नहीं जाता है। अयंगर मुंशी कमेटी नाम दिया गया। ये बैठक कब से कब चली? 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चली। और 14 सितंबर को क्या बोल दिया गया? 14 सितंबर को क्या बोल दिया गया कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। और संविधान में भी लिख दी गई। संविधान लागू हुआ, लेकिन ये लागू नहीं हुई, क्योंकि साथ में ये लिखा गया था कि आगे आने वाले 15 सालों तक अंग्रेजी ही क्या रहेगी? कामकाज की भाषा रहेगी। और उसी को क्या मान लिया गया? राजभाषा मान लिया गया। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारी राष्ट्रभाषा क्या थी या हमारी राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी। और बाद में भी आगे आने वाले 15 साल तक उसको क्या किया गया था? कंटिन्यू रखा गया था। किसी भी राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है। देखो, राज्य की क्या होती हैं? अपनी राज्य भाषाएं होती हैं, और राज्य भाषाओं के साथ साथ क्या हो सकती हैं? राजभाषा भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा तो हमारी हिंदी ही है। अब किसी राज्य की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं कि राजस्थान की, अब राजस्थान की जो राज्य भाषा है वो तो क्या है? वो तो क्या है? राजस्थानी। ठीक है, लेकिन उसकी राजभाषा क्या है? उसकी राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं पंजाब की। अब मैं बात करूं पंजाब की। अब पंजाब की राज्य भाषा क्या है? पंजाबी। क्या है? पंजाबी। और राजभाषा भी क्या है उनकी? पंजाबी। पंजाबी। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी राज्य की राजभाषा और राज्य भाषा अलग अलग हो सकती हैं। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है? अभी बताया था मैंने, जो हमारी क्या होती है? कामकाज की जो भाषा होती है। और स्टेट लैंग्वेज,
यानी कि किसी भी पर्टिकुलर राज्य की राज्य भाषा और राजभाषा अलग अलग हो सकती है और वो सेम भी हो सकती है। इंडिया के अंदर कितने ऐसे स्टेट हैं, हमारे संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई थी, और ऐसे कितने स्टेट हैं जिसकी राजभाषा और राज्य भाषा दोनों ही क्या है, हिंदी। टोटल 9 स्टेट हैं, 9 राज्य हैं, 9 स्टेट हैं, जिसके अंदर क्या है, राजभाषा भी हिंदी है और राज्य भाषा भी हिंदी है। राज्य भाषा भी उनकी क्या है, हिंदी है। बाकी और स्टेट की राजभाषा हिंदी हो सकती है और राज्य भाषा उनकी अलग से हो सकती है, जैसे कि राजस्थान की राजस्थानी। मैं बात करूं बिहार की, जो भोजपुरी है। अब भोजपुरी क्या है, वो हमारे जो संविधान की अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 में भोजपुरी को अभी तक दर्जा नहीं दिया गया, तो भोजपुरी उस राज्य की क्या है, राज्य भाषा है। ठीक है, आपको समझ आया कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में कितना फर्क है। राष्ट्रभाषा किसी देश की लोकप्रिय भाषा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो कामकाज में यूज की जाती है, और राज्य भाषा क्या होती है, स्टेट लैंग्वेज, यानी कि किसी स्टेट की लोकप्रिय भाषा। ठीक है, जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था, तब हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी को माना गया था, और फिर जब संविधान लागू हुआ उसके बाद भी आगे आने वाले 15 सालों तक क्या किया गया था, अंग्रेजी को ही कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन 15 साल जब होने वाले थे, अब 15 साल कब होंगे, इसके अंदर जो 15 साल ऐड करेंगे तो कब होंगे, इसके अंदर जो 15 साल ऐड करेंगे तो कब होंगे, 1965 में। लेकिन 1965 आने से पहले ही 1962 में फिर से एक कमेटी बनी, और उन्होंने कहा कि अगर जो साउथ वाले स्टेट है, यानी कि नॉन हिंदी जो राज्य हैं, साउथ वाले स्टेट हैं, वो इस हस्ताक्षर कर दें, वो इस बात की अनुमति दे दें कि हिंदी को क्या बना लिया जाए, हिंदी को राजभाषा बना लिया जाए, तो हम इसको लागू कर पाएंगे। उसके बाद भी काफी दिन तक क्या हुआ था, 1965 के काफी समय बाद तक हिंदी को राजभाषा तो मान लिया था, यानी कि 1965 में हिंदी को क्या मान लिया गया था, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था, राजभाषा मान लिया गया था। लेकिन साथ साथ में क्या यूज हो रही थी, साथ साथ में अंग्रेजी का भी यूज किया जा रहा था। इसको बिल्कुल खत्म नहीं किया था अंग्रेजी को। ये बात तो ये हुई थी कि 15 सालों के बाद इसको खत्म कर देंगे, बट उसके साथ क्या हुआ, 1965 में हिंदी को राजभाषा मान लिया गया, कामकाज हिंदी में होने लगे, लेकिन अंग्रेजी को भी साथ साथ में यूज करते रहे। और अभी तक भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो लेटर्स आते हैं, जो भी इनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, वो इंग्लिश में आते हैं। पिछले साल कुछ मुद्दा उठा था जिसमें कुछ स्टेट ने क्या कर दिया था, उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में देना शुरू कर दिया था, क्योंकि आम जनमानस, इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन किस चीज को समझती है, हिंदी को समझती है। नॉर्थ वाले स्टेट हो या साउथ वाले स्टेट हो, साउथ वाले स्टेट इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, बट वो समझते हैं हिंदी को भी। तो मोस्टली जो आम जन के लोग होते हैं, वो जो कोर्ट एक स्टेटमेंट देता है वो उसको समझ ही नहीं आती, फिर वो क्या करे। तो इसलिए कुछ स्टेट ने अभी लागू कर दिया कि वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अंदर भी क्या देने लग गया, स्टेटमेंट देने लग गया। अब बात करें कि ये जो राजभाषा है इसको कहाँ लिखा गया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जो राजभाषा है संविधान में कहाँ लिखी गई है, राजभाषा, कहीं तो इसको लिखा गया होगा संविधान में। देखो, जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ भाग रहे होंगे, फिर क्या रहे होंगे, कुछ शेड्यूल रहे होंगे, और कुछ क्या रहे होंगे, अनुच्छेद रहे होंगे, आर्टिकल्स रहे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे कितने पार्ट थे, हमारे 22 पार्ट थे, और 8 अनुसूचियां थी, और 395 क्या थे, आर्टिकल्स थे। लेकिन आज करंट की बात करूं तो इसके पार्ट तो कितने हो गए हैं, 25, इसके शेड्यूल कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल है इसके अंदर, और आर्टिकल कितने हो गए हैं, 470 प्लस, मतलब नियर अबाउट कर लो, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं, अब लगभग इतने हैं, 470 को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो कब का डेटा है, ये वाला तो 26 जनवरी 1950 को, और ये कौन सा डेटा है, करंट का डेटा है। तो करंट, अब ये तो मैंने बेसिक नॉलेज दी है। राजभाषा कहाँ लिखी गई है, यानी कि संवैधानिक भाषा संविधान के अंदर कब कहाँ लिखी गई है, जो हमारा भाग है, यानी कि पार्ट कौन सा है, 17वां पार्ट, कौन से पार्ट में लिखी गई है, 17वें पार्ट में लिखी गई है।
ठीक है। अब जब आर्टिकल की बात करूं और उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद। 7th की हिंदी की व्याकरण में ये सब लिखा हुआ है इसलिए करवा रही हूं। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, 343 से लेकर 351 तक। यानी कि हिंदी भाषा को राजभाषा, हिंदी के बारे में एक्सप्लेनेशन कहाँ दी गई है, उसके बारे में कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसके बारे में लिखा गया है। अब अनुसूची की बात करूं, अनुसूची, तो अनुसूची कौन सी है, यानी कि शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल कौन सा है, 8वां। ठीक है। और हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, जिस दिन उसको राजभाषा का दर्जा मिला होगा। ठीक है। तो हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है ये। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, 10 जनवरी को। ठीक है। अब ये जो अनुसूची है 8, जब संविधान लिखा गया, यानी कि हमारा मूल संविधान था, जब 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल थे, उस टाइम पर इसके अंदर कितनी भाषाएं लिखी गई थी, उस टाइम जो हमारा अनुसूची 8वीं अनुसूची है, उस टाइम पर 8वीं अनुसूची या उसी को कहते हैं शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कितनी भाषाएं लिखी गई थी, उस टाइम पर इसके अंदर कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है। अंग्रेजी भाषा उस टाइम पर भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद क्या हुए, अमेंडमेंट हुए। वो अमेंडमेंट भी याद कर लो, कई बार पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, यानी कि संविधान को क्या किया गया, संशोधन किया गया। संविधान को क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब संविधान संशोधन हुआ तो नई नई और भाषाओं को उसमें ऐड कर दिया गया। और पहला जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। कितनी भाषाएं ऐड की गई थी, 1। कौन सी भाषा ऐड की गई थी, सिंधी। ठीक है। ये क्या था, संविधान संशोधन, यानी कि क्या था, फर्स्ट संविधान संशोधन। फिर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब बदलाव कर देना, जो संविधान लिखा गया है उसको अमेंड कर देना, उसको बदलाव लेकर आना। सेकंड अमेंडमेंट कब हुआ था, सेकंड संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। और कितनी भाषाएं दी गई थी, 3 भाषाएं दी गई थी। इस संविधान संशोधन का, ये संविधान संशोधन कौन सा था, ये भी लिख लो, ये कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन था। ये कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन मतलब किसको लेकर, भाषा को लेकर। ये बात नहीं है कि ये पहला हुआ, ये फर्स्ट संविधान संशोधन किसको लेकर था, भाषा को लेकर। ऐसे तो ये क्या था, ऑल ओवर, तो ये क्या था, मतलब इसको क्या बोलूं, ऑल ओवर, तो ये क्या था, 21वां संविधान संशोधन था। और भाषा को लेकर फर्स्ट था, तब क्या हुई थी, फर्स्ट भाषा ऐड कर दी गई थी। फिर दूसरा हुआ 71 यानी कि 71वां संविधान संशोधन। और भाषा को लेकर कितनी, कौन सा था, ये सेकंड था। और कहाँ हो रहे थे, ये 8वीं अनुसूची में हो रहे थे। कब हुआ, 1992 में। और 3 भाषाओं को ऐड कर दिया गया। पहली भाषा क्या थी, नेपाली। पहली दूसरी मतलब कोई क्रम नहीं है इनका, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कोंकणी कहाँ चलती है, ये तो नेपाल साइड वाले एरिया में चलती है, मणिपुर साइड वाले एरिया में चलती है, और ये कहाँ चलती है, गोवा वाले एरिया में चलती है। फिर उसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ, और वो कौन सा था, 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ, हिंदी इंग्लिश में नहीं, इसमें राजभाषा में, या इसकी अनुसूची में, या संविधान के अंदर, थर्ड संविधान संशोधन। अब ये कब हुआ, 2003 में। कितनी भाषाएं ऐड कर दी गई, 4। कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी। ये 8th क्लास की हिंदी की व्याकरण की बुक में ये सारी भाषाएं लिखी गई है। बोडो, डोगरी, मैथिली, बिहार की है मैथिली, और संथाली। ये टोटल कितनी भाषाएं ऐड कर दी गई, 8।
पहले से कितनी थी 14, 8 और ऐड कर दी गई, अब कितनी है 22, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं लिखी गई है 22। आर्टिकल कौन सा है 343 से लेकर 351 तक। अब जो 343 है यानी कि हिंदी को राजभाषा, अब पूछा जाए हिंदी राजभाषा कौन से आर्टिकल में लिखी गई है 343 में। अब हर एक भाषा की क्या होती है लिपि होती है। लिपि क्या होता है भाषा को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं लिपि। यानी कि बात करूं इसी पेज पर थोड़ा सा और लिखते हैं, जो हिंदी भाषा राजभाषा कहाँ लिखी गई है राजभाषा, या इसी को क्या बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कहाँ लिखी गई है 343 के फर्स्ट भाग में लिखी गई है, बट आप अभी इसको याद कर लेना कि 343 में। और इसी में क्या लिखा गया है लिपि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है हिंदी की देवनागरी। हर एक भाषा की अपनी अपनी क्या होती है स्क्रिप्ट होती है, यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं लिपि कहते हैं, या भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं लिपि कहते हैं। मैं बात करूं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये तो क्या थी बेसिक नॉलेज थी। और फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि भाषा कैसी है। ठीक है, अब भाषा बता दिया कि हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, संस्कृत है, उर्दू है, ये फारसी है, ये सब क्या होती है भाषा। अब इन भाषा को लिखने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं लिपि, यानी कि नॉर्मल बोल चाल की भाषा। अब भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि अपने विचार, जो अपने माइंड के अंदर जितने विचार आ रहे हैं उन विचारों को क्या करेंगे, या तो हम बोल कर किसी को बताएंगे, या हम लिख कर किसी को बताएंगे, या हम कुछ इशारे करके बताएंगे। यानी कि अपने विचारों के जो आदान प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं भाषा। हर भाषा की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है, उसको लिखने के लिए प्रयोग करने के लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कुछ स्पेशल चिन्ह, उसको क्या कहा जाता है देवनागरी। तो हिंदी की लिपि क्या है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि क्या है रोमन, उर्दू की लिपि क्या है फारसी, संस्कृत की क्या है देवनागरी। यानी कि मतलब हर भाषा की क्या होती है अपनी लिपि होती है। यानी कि लिपि क्या होती है भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लिपि कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि क्या है देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है रोमन है, उर्दू की क्या है फारसी है, पंजाबी की क्या है गुरुमुखी है। तो अलग अलग भाषाओं की क्या होती है अलग अलग लिपियां होती हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक भाषा, फिर क्या पढ़ा लिपि। अब भाषा है वो हमारी कितने तरह की होती है, भाषा है वो हमारी कितनी तरह, भाषा क्या होती है विचारों का आदान प्रदान, यानी कि विचार का क्या करेंगे विचारों का आदान प्रदान। अब आदान प्रदान करने के लिए क्या करेंगे विचारों का आदान प्रदान कितने तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम क्या कह सकते हैं लिख कर करेंगे, या करेंगे बोलकर, या करेंगे संकेत देकर, इशारे देकर। यानी कि जब बात करूं कि भाषा के टाइप कितने होते हैं तो मान्यता किनको दी गई है, एक तो मान्यता किसको दी गई है मौखिक भाषा को, यानी कि बोलकर हम अपने विचार आदान प्रदान करें, और दूसरा किसको दिया गया है लिखित भाषा को। अब बात आती है, क्योंकि बोलने के लिए तो मैं कह रही थी कि संकेत से भी अपने विचार समझाए जा सकते हैं, लेकिन क्या हर एक चीज को संकेत करके हम इशारे में बता सकते हैं। पर्टिकुलर घर में जो बच्चा रहता है अगर वो गूंगा है, वो अपनी माँ को इशारा करेगा, उसकी माँ हर एक संकेत को समझ जाएगी, पर क्या वो अपने संकेतों से अपने सारे विचार किसी बाहर वाले आदमी को समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के भागों में काउंट नहीं किया गया, उसको मान्यता नहीं मिली। यानी कि अगर विचारों को बोलकर प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या है मौखिक भाषा है, और विचारों को लिखकर प्रस्तुत करेंगे जैसे समाचार पत्र के अंदर हो गया, या फिर लेखक हो गया, कवि हो गया, ये अपने विचारों को क्या करते हैं लिखकर प्रस्तुत करते हैं, लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, वो क्या होते हैं लिखित भाषा।
मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर कौन सी भाषा का यूज कर रही हूँ? मौखिक। लेकिन मैं जो हाथों से इशारे कर रही हूँ ये क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हर एक आदमी समझा नहीं पाता और हर एक आदमी समझ नहीं पाता, अपने सारे विचारों को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको सांकेतिक भाषा को भाषा के भागों में दर्जा नहीं मिला। अब बात करूं कि सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है भाषा का? तो पुराने समय में तो भाषा को लिखा ही नहीं जाता था, सिर्फ क्या की जाती थी? बोली जाती थी। इसलिए अगर पूछा जाए कि भाषा का कौन सा भाग प्राचीनतम है, भाषा के कितने भाग हैं? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए करवा रही हूँ, किसी पेपर में पूछा हुआ था कि प्राचीनतम भाषा कौन सी है, प्राचीनतम भाषा कौन सी है? जो मौखिक भाषा है वो क्या है? प्राचीनतम भाषा है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्थायी भाषा कौन सी है, स्थायीकृत भाषा कौन सी है? स्थायी को क्या बोलते हैं? परमानेंट। और परमानेंट कौन सी होती है? अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने मान लो कोई चीज गलत बता दी, बट मैं अपनी बात से मुकर सकती हूँ क्योंकि उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जो बात लिखकर बताएंगे वो क्या होती है? ऑथेंटिक होती है, परमानेंट होती है, प्रमाणित होती है। इसलिए लिखित भाषा को क्या बोला गया है? स्थायी भाषा। इसको क्या बोला गया है? स्थायी भाषा। स्थायी भाषा। पूछी हुई चीजें बता रही हूँ, यहाँ पर सारी हल्के में मत लेना। जब पेपर सामने होता है ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि आप उसके अंदर से सही को टिक नहीं कर पाते। अभी तो तुम्हें लग रहा है बहुत इजी पार्ट है, बट जब पेपर सामने होता है उसमें आपको मैथ्स भी सोल्व करना है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, जीके भी करनी है, जीएस भी करनी है, उसके अंदर लैंग्वेज करनी है, पेडागोजी करनी है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाए कि भाषा का कौन सा भाग, कौन सा रूप प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम क्या होगा? मौखिक भाषा। और भाषा का स्थायी रूप क्या है? लिखित भाषा। अब हमने पढ़ ली, भाषा पढ़ ली, लिपि पढ़ ली। लिपि कितनी, मतलब हर भाषा की अपनी लिपि होती है। इसके बाद एक छोटा सा शब्द और आता है, बोली। अब ये बोली क्या होती है? किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में यानी कि किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? भाषा जब किसी क्षेत्रीय भाषा को क्या कहेंगे? इसको विशेष क्षेत्रीय भाषा को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली कहते हैं, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर रीजन में रीजनल लैंग्वेज जो होती है, जैसे मैं कहूँ कि हरियाणवी, ठीक है। अब हरियाणवी क्या है? एक रीजनल लैंग्वेज है। अब हरियाणवी क्या है? हरियाणा के अंदर भी जैसे कि बोल देते हैं बागड़ी बोल रहे हैं, या मतलब अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं नहीं बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे? बोली बोलेंगे। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में, अब मैं बात करूं कि हरियाणा इतना है, ठीक है, इस हिस्से में मेवाती बोली जाएगी, अहीरवाटी बोली जाएगी, या गुजरात में गुजराती बोली जाती है। जैसे अब हरियाणा की बात कर रही हूँ तो अहीर है, ये रेवाड़ी वाला एरिया है तो ये क्या बोलते हैं? अहीरवाटी बोलते हैं। फिर कोई बांगरू लैंग्वेज बोलते हैं, जो जींद वाला एरिया उसको में बोला जाता है बांगरू लैंग्वेज है। तो ये जो विशेष क्षेत्र के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है। यानी कि बोली क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही हम क्या कह देते हैं? बोली। अब ये जो बोली है इसका लिखित रूप नहीं होता, यानी कि बोली किस लिए यूज करी जाती है? आम बोलचाल की भाषा में। जब इस भाषा का लिखित रूप आ जाता है, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है बोली का जब लिखित रूप आ जाता है, यानी कि इसको साहित्य के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाती है? उपबोली बन जाती है। यानी कि जब इसका साहित्यिक रूप प्रदान कर देते हैं तब ये क्या बन जाती है? उपबोली बन जाती है। तब तक ये क्या थी? बोली थी। यानी कि बोली को लिखा नहीं जाता। लेकिन अब कहते हैं ना कि हरियाणवी में रामायण लिखी गई है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है? उपबोली बन जाती है उसकी। और कोई टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से? व्याकरण। अब व्याकरण क्या होती है? व्याकरण क्या होता है? किसी भी चीज को समझने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए शुद्ध रूप, अब किसी भी चीज को मतलब शुद्ध रूप से लिखना, बोलना या समझने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? व्याकरण। यानी कि
भाषा को लिखने के लिए भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए, एक ही साथ लिख देती हूँ, लिखने, बोलने, भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध वर्ड यूज करना है, ऐसे तो गलत बात थोड़ी लिखेंगे, शुद्ध रूप से लिखने के लिए, लिखने, बोलने या समझने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है, जिस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये व्याकरण है, इसके कितने पार्ट होंगे? व्याकरण के भी कुछ भाग होंगे, जैसे भाषा के भाग बना दिए थे, तो 8th में है, शायद 8th में लिखा हुआ है ये, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है? वर्ण विचार, ये किसका पार्ट है? व्याकरण का। वर्ण जब मिल जाते हैं, सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द तो मैंने कह दिया कि जैसे ये है घर, और मैंने कह दिया रग। अब ये तो क्या है? सार्थक समूह। अब सार्थक समूह किसका है? वर्ण का। एक वर्ण है, दूसरा वर्ण है, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कह देते हैं हम? शब्द कह देते हैं। और इसे व्याकरण के जो पार्ट पढ़ेंगे तो व्याकरण के कितने पार्ट बताए गए हैं? 3 पार्ट है। एक है वर्ण विचार, वर्ण जब जोड़ देंगे तब क्या बन जाता है? शब्द विचार बन जाता है। और जब शब्द आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो क्या बन जाता है? वाक्य विचार। यानी कि मैं बात करूं कि वर्ण क्या होती है, पहले तो बात होनी चाहिए कि वर्ण क्या है। अब वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। क्या मैंने ये डेफिनेशन सही लिखी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? क्या ये बात सही है कि वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। भाषा की कौन सी इकाई है? ये लिखित इकाई है। भाषा की क्या है? ये लिखित इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्योंकि बोलने, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? ध्वनि। जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा की तो छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की छोटी इकाई, छोटी इकाई। मौखिक भाषा की छोटी इकाई की बात करूंगी तो मौखिक भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों का जब सार्थक मेल बनता है तब क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों का जब सार्थक मेल बनता है तब क्या बन जाते हैं? वाक्य। और वाक्य बनने के बाद क्या बन जाती है? हमारी भाषा। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तुम पढ़ रहे हो, तुम समझ रहे हो, ये हमारी क्या है? एक भाषा। यानी कि सबसे छोटी इकाई बोलने की, बोलचाल में तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन लिखने में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण से क्या बन जाते हैं? शब्द। और शब्द से क्या बन जाते हैं? वाक्य। और वाक्य बनने के बाद हमारी क्या बन जाती है? एक भाषा बन जाती है। हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, अब मैंने कह दिया पानी। ठीक है, अब पानी से क्या समझ में आता है? ये हमारी भाषा थोड़ी है, बस ठीक है, मैंने एक शब्द बोल दिया। अब पानी से तो ये भी हो सकता है पानी आ गया, मैंने, और ये हो सकता है पानी चला गया, बारिश का पानी अंदर आ गया, पानी पीने के लिए दे दो, पानी नहाने के लिए दे दो। यानी कि ये क्या बन गए? वाक्य बन गए। अब वाक्य क्या है? पानी आ गया, तो अब उसके बाद क्या करूं? पानी आ गया तो मोटर चला दूं, टैप चला दूं, टैप को बंद कर दूं, क्या करना है? यानी कि हमें फिर उसके लिए क्या बनेगी? वो हमारी भाषा बनेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल टॉपिक पढ़ेंगे हम। कल का टॉपिक रहेगा हमारा वर्ण विचार, फिर पढ़ेंगे हम शब्द, और फिर पढ़ेंगे हम वाक्य। ठीक है, शब्दों के अंदर शब्द कहाँ से आए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। वर्ण के अंदर पढ़ेंगे हम महाप्राण है, अल्पप्राण है, स्वर है, व्यंजन है, आगत है, अयोगवा है, अन्य वर्ण है। यानी कि ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर हमारे क्या बन जाएंगे?
वाक्य बन जाएंगे। और वाक्य में पार्ट पढ़ेंगे, उद्देश्य है, विधेय है, यानी कि ये सब चीजें। अब शब्द के अंदर संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, लिंग है, वचन है, पर्यायवाची है, समानार्थी है, ये शब्दों में पढ़ते हैं। अगली क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।